एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट एग्ज़ाम के लिए CDP के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सी टेट के पेपर 1 तथा सी टेट के पेपर 2 में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, एक शिक्षक बालकों के जैविक गुणों तथा उनके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से अवगत होकर बालकों की किन समस्याओं को हल कर सकता है। बालकों की किन समस्याओं को हल कर सकता है। फर्स्ट है समायोजन, सेकंड है अनुशासन, थर्ड है बौद्धिक विकास, फोर्थ है ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ ये सभी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक बालकों को जैविक गुण, उसकी क्षमता तथा उसके पारिवारिक या फिर सामाजिक समस्याएं जो भी है, सबको समझना क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक इसके माध्यम से बालक की रुचि और उसकी क्षमता के अनुसार उसका बौद्धिक विकास कर पाता है। प्रश्न संख्या 2, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। दार्शनिक के रूप में, मित्र के रूप में, कार्य सहभागी के रूप में, फोर्थ है अनुदेशक के रूप में। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ अनुदेशक के रूप में। शिक्षक क्या होता है, शिक्षक का कार्य निर्देशित यानी दोनों विधियों के एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से शिक्षक क्या होता है, अनुदेशन के काम में लिया जाता है, जो कि शिक्षण में प्रभावी होता है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसके अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षणिक प्रणाली तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। किसके अंतर्गत छात्रों की योग्यताओं, शैक्षिक प्रणाली तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। क्या संचित अभिलेख के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूचित के माध्यम से या फिर घटनावृत्त के माध्यम से। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, संचित अभिलेख के माध्यम से। संचित अभिलेख के अंतर्गत छात्रों की योग्यताएं या फिर शैक्षिक प्रणाली एवं अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप में करने लगता है। पूछ रहा है क्वेश्चन ही, किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगता है, अमूर्त रूप से, ठीक है। फर्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है आपका संवेदिक प्रेरक अवस्था। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी स्थापना पर बल दिया गया है। फर्स्ट है जेंडर इंक्लूजन फंड, सेकेंड है बालक बालिका समावेशी कोष, थर्ड है विशेष शिक्षा जोन। तो देखते हैं, तो इसमें क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड, बालक बालिका समावेशी कोष तथा विशेष जोन, ये तीनों पर बल दिया गया है। NEP 2020 ने तीनों पर बल दिया है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। प्रश्न संख्या 6, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी हो जाता है। आपको बताना है किस अवधि में होता है। क्या शैशवावस्था में होता है, प्रारंभिक बचपन में होता है, मध्य बचपन में होता है या फिर किशोरावस्था में होता है। तो ये क्या होता है, आपका ये जो अमूर्त और आदर्शवादी जो जैसे विचार आते हैं, ये आपकी किशोरावस्था में आते हैं। तो किशोरावस्था की जो अवस्था होती है आपकी 12 से 18 वर्ष होती है, 12 से 18 वर्ष होती है। इसी अवस्था में बच्चों में देशभक्ति की भावना भी जागृत होती है। प्रश्न संख्या 7, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादनों का कौन सा युग्म असंगत है यानी गलत है। ठीक है, फर्स्ट है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड, तो ये तो सही है। सेकेंड देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने ही दिया है, ये भी सही है। थर्ड है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर, नहीं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया है।
किसने दिया है? तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ने को फ्रायड ने विकसित किया है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया है, या फिर उसके बाद पूछा गया मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है एरिक एरिक्सन ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया है, जो आपका ऑप्शन थर्ड है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताया है कि स्किनर ने दिया है, तो दिया किसने है? एरिक एरिक्सन ने, इसलिए आपका ये असंगत युग्म है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है किंडरगार्टन विधि, योजना विधि, पाठ्यक्रम पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, योजना विधि। प्रश्न संख्या 9, विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव। फर्स्ट है अत्यधिक अप्रत्याशित है, सेकंड है मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेजी से होते हैं, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाते हैं, थर्ड है व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होते हैं, फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है। तो ये क्या होता है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। प्रश्न संख्या 10, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत है। कौन सा है? प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत है, बहुकायक सिद्धांत है, धारा प्रवाह सिद्धांत है, फोर्थ है संक्रिया उत्पादन सिद्धांत है। तो आपका इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्स्टन का पूछा है, तो थर्स्टन का जो आपका हो जाएगा, थर्स्टन का आपका हो जाएगा थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। फर्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, नहीं। न्यूनतम भूमिका निभाता है, तो बिल्कुल नहीं। सेकेंड है सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, बिल्कुल भूमिका निभाता है। हम लोग अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के माध्यम से तो बहुत कुछ सीखते हैं। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जी बिल्कुल आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 12, बाल विकास में संवेदनशील अवधि क्या है? बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? फर्स्ट है केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि है, सेकेंड है अवधि क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम होती है, थर्ड है वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, फोर्थ वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड, विशिष्ट क्षमताओं के लिए इष्टतम अवधि है। बाल विकास में जो पूछा गया संवेदनशील अवधि, इस संवेदनशील अवधि से क्या मतलब होता है? तो इसका जो यह आशय है कि विशिष्ट क्षमताओं के लिए जो विकास के इष्टतम अवधि से है, इस अवधि में शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। क्या होता है? तीव्र गति से होता है। इसमें शारीरिक संरचनाओं में भी अनेक परिवर्तन होने लगते हैं, जिसे किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष इसी के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 13, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत एवं प्रतिपादक के युग्मों में से कौन सा असत्य है? फिर से बताना है कि कौन सा युग्म असत्य है। अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं और उनके जो प्रतिपादक हैं, इनमें से कौन सा है जो कि युग्म असत्य है, यानी कि सही नहीं है। फर्स्ट देखते हैं साहचर्यवाद का सिद्धांत। साहचर्यवाद का सिद्धांत, तो आपका पहला ही गलत हो जाएगा। साहचर्यवाद का सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। किसने दिया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिया है, न कि थॉर्नडाइक ने। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह क्या है? आपका असंगत युग्म है। ठीक है, बाकी आपके संगत युग्म है, जैसे सांस्कृतिक अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव ने दिया है, सामान्यीकरण का सिद्धांत CHZ ने दिया है, या फिर अवयवादी का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। तो आपके ये तीनों करेक्ट है। कौन सा युग्म असंगत है? तो आपको पहला ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, आपकी कक्षा के एक छात्र लिखने में अक्षमता प्रदर्शित करता है, वह किससे ग्रस्त है? डिस्ग्राफिया से। लिखने में पूछ रहा है ना, लिखने में पूछ रहा है, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। वही अगर पूछ लेता
कि पढ़ने में अगर उसे समस्या हो रही है या फिर शब्दों को सही से नहीं पढ़ पाता तो डिसलेक्सिया हो जाता है। और गणितीय संबंधी यानी कैलकुलेशन में से जो समस्याएं होती है तो आपका डिसकैलकुलिया हो जाता है। प्रश्न संख्या 15, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचाओं के लिए क्या कहलाती है। फर्स्ट है अलंकारिक सामग्री, सांस्कृतिक उपकरण, थर्ड है अवधारणा मानचित्र, फोर्थ है स्मृति सहायक। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। प्रश्न संख्या 16, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट बाहरी सत्ता पर आधारित, सेकंड स्वायत्ता पर आधारित, थर्ड विद्यालय पर आधारित, फोर्थ परिवार पर आधारित। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, पियाजे के अनुसार पूछा है तो आपका स्वायत्ता पर आधारित करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में बताया है कि जो बच्चे 10 वर्ष से अधिक उम्र के बालक में अच्छी तरह से सोचने एवं समझने की क्षमता तथा समस्या एवं समाधान एवं नैतिकता का विकास हो जाता है। इसमें क्या होता है, इस आयु में बच्चों में नैतिकता स्वायत्ता होती है। प्रश्न संख्या 17, सीखने की सूझ के सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता निम्न में से किसमें नहीं है। सीखने की सूझ के सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता निम्न में से किसमें नहीं है। फर्स्ट, इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्या पूछा, अत्यंत उपयोगी है। देखते हैं दूसरा, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। तो पूछा है कि सीखने की सूझ के सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता निम्न में से किसमें नहीं है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन ही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जवाब जो है पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यह बताया गया यह सिद्धांत समय पर सीखने पर बल नहीं देता है। प्रश्न संख्या 18, बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं को उनकी रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए। फर्स्ट है, वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनको ज्यों के त्यों स्वीकार करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड देखते हैं, वह उन्हें इस विज्ञापन को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ है, उन्हें विज्ञापन दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ है, वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह उन्हें इस विज्ञापन को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 19, कथन ए, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण करने के योग्य है। ठीक है, देखते हैं। तो आपका कथन ए तो सही है। कारण आर देखते हैं, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद वे वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है नहीं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद वर्षों में आसानी से बदला जाता तो आसानी से नहीं बदला जा सकता, उसमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो आपका कारण आर गलत है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 20, आप एक ऐसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहां बालक बोलचाल में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या आपके कक्षा मिश्रण को प्रभावित कर सकती है। फर्स्ट, उच्चारण में व्यक्तिकरण की, शब्दों के लेन देन की। थर्ड है वाक्यों में कठिनाई की। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा।
जब कक्षा में बालक बोलचाल में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करता है तब भाषाओं में स्थायित्व की कमी होती है, उसे समझने में परेशानी होती है, या फिर जो शब्दों के लेन देन तथा वाक्यों में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। प्रश्न संख्या 21। स्कूल में बच्चों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? कौन सा कारक जिम्मेदार है? फर्स्ट है भय उत्कंठा, सेकेंड है उलझन, थर्ड है अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, फोर्थ है असंदर्भित शिक्षा आशा। तो आपके ये सभी कारक क्या हैं? जिम्मेदार हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23। किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट है अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 23। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है स्व मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, थर्ड है गुणात्मक प्रतिक्रिया, फोर्थ है मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। तो छात्रों के बीच तुलना, तो आपका हमें छात्रों के बीच पहली बात है कभी भी तुलना करना है नहीं। आपको अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है जिसमें बच्चों के बीच में तुलना कराया जा रहा है तो आपका ये ऑप्शन कभी करेक्ट होगा ही नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला है कि स्व मूल्यांकन होता है, सहकर्मी मूल्यांकन भी होता है और गुणात्मक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि फर्स्ट है पाठ्यपुस्तकों के शब्दों या वाक्यों का प्रयोग किया जाए, सेकेंड है छात्रों के प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, थर्ड है छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। जी आपका क्या पूछ रहा है? यह प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि, तो क्या है आपका छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? फर्स्ट है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, सेकेंड है प्रतिभाशाली छात्र, थर्ड है स्वाधीनता वाले छात्र, फोर्थ है पठन वैकल्य वाले छात्र। तो क्या है कि पूछा है संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन से मदद मिलेगी? तो बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वाधीनता वाले छात्र या पठन वैकल्य वाले छात्र। आपके सभी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन और एक वृत्त। फिर उसने उस पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्या है? संख्या का संरक्षण। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, संख्या का संरक्षण। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना कि किसी कक्षा के एक विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलाप करने, शब्दों की वर्तनी एवं पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति मुख्य में से किसके लक्षण प्रदर्शित करता है? किसके लक्षण प्रदर्शित करता है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, पठन वैकल्प। पठन वैकल्प जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया है।
बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो देखते हैं कौन सा है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न संख्या 29। अभिकथन है एक शिक्षिका अपने छठी कक्षा के विद्यार्थियों एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। तरकार देखते हैं, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए। अच्छा, विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए। अच्छा, यानी हम विद्यार्थियों से परामर्श नहीं करेंगे तो आपका तर्क गलत हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 3 ए सही है, लेकिन आर गलत है। आपका कथन ए तो सही है, एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। तो बिल्कुल बच्चों से क्या है, हमें सार्थक चर्चा और मानदंडों और नियमों पर चर्चा करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ए सही है, लेकिन आपका जो कथन आर है वो गलत है। प्रश्न संख्या 30। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। आपको बताना कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट 6% होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लगता है कि नहीं अगर इसका कोई ऑप्शन आपको अगर गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।